हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑनलाइन स्टडी पर। और कल हम लोगों ने अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के अभ्यास के प्रश्नों को सही विकल्प चुनिए को हमने हल किया था। सही विकल्प चुनिए को कल हमने हल किया था और प्रश्न 2 था, उसको भी हम लोगों ने हल किया था, जिसमें हम लोगों को ये बताना था कि जो मिश्रण दिया गया है उसमें कौन कौन सा विलयन है। और आज हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो चलिए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में पृथक कीजिए। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में पृथक कीजिए। हमको कुछ पदार्थ दिया गया है, उसको हम लोगों को बताना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है। देखते हैं कौन कौन सा पदार्थ दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में। तो ये है पहला, नींबू का शरबत। नींबू का शरबत। फिर दिया गया है चट्टान, तांबा, हीरा, नमक, नियॉन गैस, सलाद, नमक, नियॉन गैस, सलाद, शुद्ध पानी, एल्यूमिनियम, शुद्ध पानी, एल्यूमिनियम, शुद्ध पानी, एल्यूमिनियम और चांदी, साबुन, रक्त, साबुन, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम। तो इन सभी पदार्थों को हमको पृथक करना है, किसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण ये क्या क्या है उसको हमको बताना है। तो इसको देखते हैं, उत्तर आएगा। सबसे पहले तत्व कौन कौन से उसको लिख लेते हैं। तत्व, अब देखिए, तत्व जो होता है ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसमें और कोई अवयव नहीं होता, उसको तत्व कहते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये तत्व में। और उसके बाद यौगिक, यौगिक को यहाँ पर लिख लेते हैं। यौगिक जो होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। मिश्रण, मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक अवयवों का जो है अनिश्चित अनुपात में जो पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं नींबू का शरबत। तो नींबू का शरबत जो है मिश्रण में आएगा, क्योंकि इसमें हम नींबू का शरबत एक ही पदार्थ से मिलकर नहीं बनता, इसलिए तत्व नहीं होगा। और नींबू के शरबत में अगर हम नमक, शक्कर या नींबू मिलाते हैं तो उसको एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते, हर व्यक्ति अलग अलग अनुपात में मिलाता है, इसलिए यौगिक भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, मिश्रण होगा। मिश्रण में आएगा नींबू का शरबत। नींबू का शरबत, है ना। अब फिर देखते हैं चट्टान। चट्टान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना है करके, मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर बना है तो तत्व में नहीं आएगा। और वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना है अपने अवयवों से, वो भी नहीं रहता उसमें, तो उसमें यौगिक में भी नहीं आएगा। तो वो भी किस में आएगा, चट्टान। चट्टान जो है किस में आएगा, मिश्रण में आएगा। और फिर देखते हैं तांबा, है ना। तांबा जो होता है, तांबा तो एक तत्व है, क्योंकि इसमें और कुछ पदार्थ तो नहीं मिला जाता, सिर्फ तांबा लिखा है तांबा, तो तांबा जो है तत्व में आएगा, तांबा, है ना।
तो ये हो गया हीरा। हीरा केवल कार्बन से मिलकर बना होता है, तो इसको भी हम तत्व ही बोल सकते हैं, एक ही पदार्थ से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। अब देखो नमक, है ना, नमक जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नमक जो होता है वो यौगिक में आएगा। हम देखते हैं आगे नियॉन गैस। नियॉन गैस, देखो अगर नियॉन बोलता तो वो तत्व रहता, परंतु नियॉन गैस है, मतलब उसमें नियॉन के और भी अणु हैं जो एक क्या है निश्चित अनुपात में होंगे, तो वो यौगिक में आएगा नियॉन गैस। अगर केवल नियॉन रहता तो तत्व में आता, नियॉन गैस ये यौगिक में आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं सलाद। तो हम लोग सलाद बनाते हैं, तो सभी लोग अलग अलग सलाद बनाते हैं, तो उसमें एक निश्चित अनुपात में उसके अवयवों को नहीं मिलाते, है ना, तो इसलिए से मिश्रण में आएगा सलाद। शुद्ध पानी, शुद्ध पानी मतलब H2O, तो H2O में 2:1 में रहता है ना, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, मतलब एक निश्चित अनुपात में, तो शुद्ध पानी किस में आएगा, यौगिक में, है ना, शुद्ध पानी यौगिक में आएगा, शुद्ध पानी। अब उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो एक तत्व है ना, एल्यूमिनियम एक तत्व है, सिर्फ एल्यूमिनियम लिखा है, इसमें और कोई पदार्थ ऐड नहीं है, तो इसलिए तत्व में आएगा। चांदी, चांदी भी है, चांदी भी एक तत्व ही है, अगर इसमें कोई क्रिया नहीं हुआ है, केवल चांदी लिखा है तो, है ना, चांदी। और फिर साबुन, साबुन भी मिश्रण होगा, क्योंकि अलग अलग साबुन के अलग अलग अवयव होते हैं और उनको अलग अलग अनुपात में मिलाया जाता है, इसलिए वो मिश्रण में आएगा। रक्त, है ना, रक्त क्या होगा, यौगिक में आएगा, क्योंकि रक्त में भी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, RBC, WBC, ये सब एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो वो भी एक यौगिक में आएगा रक्त। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक में आएगा, CO2 लिख देता हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, है ना, तो CO2 भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक में आएगा, क्योंकि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही होता है, 1:2 के अनुपात में होता है, कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। और सोडियम, केवल सोडियम लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये सोडियम भी तत्व में आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसमें बता दिया कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो तत्व में आएंगे, कौन सा यौगिक में आएगा और कौन सा मिश्रण में आएगा। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, चौथा, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मिश्रणों चौथा है सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको उत्तर दिया गया है, उसमें से सही उत्तर हमको चुनना है और उसी को रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका किसी तत्व में खाली स्थान के कण होते हैं। इस तत्व में खाली स्थान के कण होते हैं, अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इस तत्व में खाली स्थान के कण होते हैं और दिया गया है एक प्रकार के, अलग अलग प्रकार का। ऑप्शन क्या दिया गया है, एक प्रकार के और अलग अलग प्रकार के। दोनों में से एक ऑप्शन को हमको चुनना है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो देखिए अलग अलग प्रकार के जो कण होते हैं वो तो यौगिक या मिश्रण में होते हैं। तत्व में तो एक ही प्रकार के कण होते हैं ना, तो किसी तत्व में क्या आएगा, ये सही है हमारा, एक प्रकार के, है ना। किसी तत्व में एक प्रकार के कण होते हैं, एक प्रकार के कण होते हैं, ये आंसर आएगा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना, है ना। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, आप याद करो, है ना, पार्ट 2 में। कोलाइड
कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना, है ना। कोलाइड कणों में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो फैल जाता है ना, फैलाना। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़े थे। फैलाना खाली स्थान कहलाता है। जब कोलाइड हम लोग पढ़ रहे थे मैंने आपको विशेष तौर पर उसमें 2 चीज़ें बताई थी, एक ब्राउनियन गति, एक टिंडल प्रभाव। आपको ध्यान होगा तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था, इसी अध्याय के पार्ट 2 में। तो देखते हैं क्या दिया है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलना खाली स्थान कहलाता है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति। क्या क्या दिया गया है, टिंडल प्रभाव, एक ऑप्शन दिया है टिंडल प्रभाव और दूसरा ऑप्शन दिया है ब्राउनियन गति। तो देखिए हम लोगों ने इन दोनों को पढ़ा था। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना, है ना। जब प्रकाश कोलाइड में जाता है, कोलाइड विलयन में, तो उसके कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सही आंसर टिंडल प्रभाव। ब्राउनियन गति यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। ये आएगा टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति नहीं आएगा। ब्राउनियन गति क्या होता है, जो कोलाइड के जो कण होते हैं, है ना, कोलाइड के जो कण होते हैं वो असीमित गति करते हैं, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा गति करते रहते हैं। उसकी गति को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं ना। इसके बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था इसी अध्याय के। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया गया है खाली स्थान में। थर्ड जो है, टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन, टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन, टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन खाली स्थान है, आयोडीन खाली स्थान है। अब टिंचर आयोडीन एक विलयन है और प्रत्येक विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया था, इसको भी हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर 9th साइंस जो है वो वाला प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन खाली स्थान है। तो टिंचर आयोडीन एक विलयन है, तो विलयन तो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। तो टिंचर आयोडीन जो है एल्कोहल और आयोडीन से मिलकर बना होता है, आयोडीन से, है ना। तो आयोडीन क्या होता है, विलेय होता है। विलायक क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल जो है अपने में घोल लेता है आयोडीन को। तो यहाँ पर क्या आएगा, टिंचर आयोडीन में आयोडीन क्या है, विलेय है और विलेय है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता कि आयोडीन के जगह क्या रहता, एल्कोहल, तो टिंचर आयोडीन में एल्कोहल विलायक है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन विलेय है आएगा, ठीक है। और चौथा देखते हैं, चौथा खाली स्थान आपको क्या दिया गया है। चौथा खाली स्थान के कणों को, खाली स्थान के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। छन्ना पत्र द्वारा छानकर, हम लोग इसको पार्ट 1 में पढ़े थे इसी अध्याय के, है ना। छानकर पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। किसके कणों को हम किसके कण होते हैं जिसको हम लोग छन्ना पत्र द्वारा पृथक कर सकते हैं। पहला जो पार्ट था उसमें जब हम लोग विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में पढ़ रहे थे, जब कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर हम लोगों ने चूना और पानी का जो विलयन होता है, चूना और पानी का जो मिश्रण होता है उसका उदाहरण लिया था कोलाइड को समझाने के लिए। तो उसमें क्या किए थे, छन्ना पत्र द्वारा हम छान कर उसके अवयवों को अलग किए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, निलंबन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कोलाइड, है ना। कोलाइड के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा कोलाइड, कोलाइड के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। अब देखिए पांचवा देखते हैं। यहाँ पर पांचवा है, खाली स्थान के कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। खाली स्थान के कण आँखों से
खनिज स्थान के कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, है ना, नहीं देखे जा सकते हैं, आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, विलयन और निलंबन, विलयन और निलंबन। किसके कण को निलंबन, है ना, किसके कण को हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते, तो यौगिक और विलयन, इसके कण को हम आँखों से नहीं देख सकते। यहाँ पर विलयन दिया है हमारे पास, है ना, निलंबन तो आएगा नहीं, क्योंकि निलंबन के कण को तो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे निलंबन में उदाहरण है, रेत और जल को जब मिलाएंगे तो हमको तो आसानी से दिखेगा कि रेत और जल है, रेत घुल तो नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, विलयन जो होता है उसके कण हमको आसानी से नहीं दिखते। यहाँ पर तो क्या आएगा, विलयन आएगा, है ना, विलयन के कण को हम आसानी से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल को मिलाएंगे तो देख सकते हैं क्या नमक मिला है इस जल में कि नहीं मिला करके, नहीं दिखता हमको कौन कौन सा अवयव मिला करके, है ना। तो ये है विलयन के कण आँखों से नहीं देखे जा सकते। तो चौथा प्रश्न हो गया हल। अब पाँचवें प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, है ना। आप इसको वीडियो को पॉज करके या तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, तो पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और इसी प्रकार का वीडियो लाने के लिए। अब देखिए निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करना है हम लोग को। शुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं, शुद्ध पदार्थ बोल रहे हैं। तो पहला है, इसमें दिया है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की हम लोग उदाहरण से व्याख्या करेंगे। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो। ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो। जैसे तत्व होता है ना, तत्व, उसमें एक ही प्रकार का कण होता है ना, वो भी शुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हों, एक ही प्रकार के कण हों, जैसे तत्व होता है ना। अथवा जिनके अवयव, है ना, या फिर ऐसा पदार्थ जिनके अवयव एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हों, है ना, जैसे यौगिक में होते हैं। तो यौगिक और तत्व दोनों ही शुद्ध पदार्थ में आता है ना। ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हों अथवा जिनके अवयव एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हों, है ना, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ में आता है, पढ़े थे हम लोग, है ना, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या होगा। शुद्ध पदार्थ का बहुत सारा, कोई भी तत्व या यौगिक ले सकते हैं हम लोग उदाहरण के तौर पर, है ना। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं,
या सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, और जो भी तत्व यौगिक हैं हम ले सकते हैं इसमें। ठीक, अब देखते हैं दूसरा कौन सा दिया गया है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को हम लोग अब देखते हैं। संतृप्त, पहला था शुद्ध पदार्थ, दूसरा होगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की विलेयता के बराबर है। मतलब जितना विलायक की विलेयता है उतना मिल चुका है जिसमें विलेय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन, है ना। और उसके बाद अगर हम विलेय को घोलते हैं तो वो उसमें नहीं घुलता विलायक में, तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, शक्कर और जल। एक निश्चित समय तक ही जल में शक्कर घुलता है, उसके बाद नहीं घुलता है ना। तो जहाँ पर से नहीं घुलना शुरू हो जाता है उसको ही संतृप्त विलयन कहते हैं ना। शक्कर और जल का संतृप्त विलयन, ठीक है। उदाहरण के लिए संतृप्त विलयन, ये हो गया हमारा उदाहरण। अब उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या पूछा गया है, थर्ड है कोलाइड। अच्छा एक काम करते हैं, थर्ड और फोर्थ को एक साथ बनाते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ और संतृप्त विलयन, और इसमें थर्ड दिया गया है कोलाइड, है ना। कोलाइड, इसको मिटा देते हैं, कोलाइड। थर्ड है कोलाइड। थर्ड देखिए कोलाइड। तो कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड ऐसा मिश्रण, है ना। कोलाइड क्या होता है, ऐसा मिश्रण या, है ना, ऐसा मिश्रण या ऐसा पदार्थ लिख लेते हैं हम लोग। ऐसा, या मिश्रण ही लिख लेते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव हमें दिखाई नहीं देते, जिसके अवयव हमें दिखाई नहीं देते, है ना। कौन कौन सा अवयव उसमें मिला है हम नहीं देख पाते, दिखाई नहीं देते, ठीक है। तथा इसके अलावा और क्या होता है इसमें, तथा जिसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है ना, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। प्रकाश अगर कोलाइड में से गुजारे हैं तो उसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कोलाइड कहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं, है ना। उसके अवयवों को हम नहीं देख पाते,
है ना। उदाहरण के लिए देखो, चाक और जल का विलयन मिश्रण, चाक और जल का मिश्रण, इसके अवयव को जब हम दोनों घोल देते हैं ना तो हमको दिखाई नहीं देता कि कौन कौन सा इसमें मिला हुआ है। और अगर हम इसमें प्रकाश को गुजारें तो उसका पथ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। चाक और जल का मिश्रण। और भी ले सकते हैं, जल और दूध का मिश्रण ले सकते हैं, जल और दूध का मिश्रण ये भी कोलाइड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा है आपका निलंबन। अब निलंबन क्या होता है? निलंबन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके अवयव हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे रेत और जल को मिला देंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा ना, रेत और जल मिला हुआ है करके, तो उसी को निलंबन कहते हैं। और उसमें से जब हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश का जो पथ होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो निलंबन ऐसा मिश्रण जिसके अवयव स्पष्ट दिखाई दें, जिसके अवयव स्पष्ट दिखाई दे तथा जिसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई दे, है ना, दिखाई दे, उसे निलंबन कहते हैं। उसे निलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए रेत और जल का मिश्रण, उसका अवयव हमको दिखाई देता है स्पष्ट केस में, तो रेत और जल मिला हुआ है करके। और उसमें जब हम प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है, तो रेत और जल का मिश्रण। यह हो गया प्रश्न 5 का उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न 6। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन क्या है? किसी एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि शक्कर में पानी का घोल विलयन होता है। मतलब शक्कर और पानी का जो घोल होता है वो विलयन होता है, उसको हमको क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध करना है। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी क्रियाकलाप में हमारी? आवश्यक सामग्री होगी, देखो ये जो है एक सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें हम लोग को विशेष कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या लगेगा? एक बीकर लगेगा। एक बीकर, इसको मैं चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक बीकर लगेगा, है ना, और जल, शक्कर, और जल और शक्कर को घोलने के लिए या तो कांच का जो ग्लास रॉड जो होता है वो ले सकते हैं, या फिर अपन लोग चम्मच भी ले सकते हैं इसमें, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले एक बीकर में जल लें, एक बीकर में जल लें, है ना। और दूसरा क्या रहेगा, है ना, बीकर में शक्कर डालें, है ना, शक्कर डालें, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या है, शक्कर डालें। अब जल में शक्कर को चम्मच की सहायता से घोल लें, है ना। अब जल में शक्कर घुल गया,
तो चौथा क्या करते हैं, जल। चौथा क्या होता है, जल तथा शक्कर के घोल में, जल तथा शक्कर के घोल में उसके अवयव हमें दिखाई नहीं देते हैं ना, कि एक जल और शक्कर को जब हम घोल लेंगे तो उसके बाद हमें ये तो दिखाई नहीं देता ना कि इसमें जल और शक्कर मिला हुआ है, वो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ बना लेते हैं ना। तो जल तथा शक्कर के घोल, जो मतलब जल और शक्कर अलग अलग तो दिखाई नहीं देते, तो जल तथा शक्कर के घोल में उसके अवयव दिखाई नहीं देते। ये विलयन का पहला गुण इसमें आ गया है ना, जल तथा शक्कर के घोल में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। ठीक, अब पांचवा क्या करेंगे, पांचवा रहेगा आपका, पांचवा जो रहेगा, जब इस घोल में प्रकाश का प्रवेश कराते हैं, प्रकाश का प्रवेश होता है ना, प्रकाश का प्रवेश होता है, तो प्रकाश, अब उसके बाद आगे यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता। अब देखो इसमें जो है घोल में इसके अवयव भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब प्रकाश किरण उसमें से गुजार रहे हैं तो उसके अवयव भी, मतलब प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक विलयन का ही तो गुण होता है, मतलब सिद्ध हो गया ना कि शक्कर और जल का घोल क्या है, एक विलयन है ना। तो अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध होता है कि शक्कर और जल का घोल है ना, शक्कर और जल का घोल और जल का घोल एक विलयन है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, ये जो पॉइंट लिखा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या लिए, हम एक बीकर लिए है ना, और उसके बाद क्या किए, उस बीकर में जल लिए, उसके बाद क्या किए, बीकर में जल लेने के बाद उस जल में शक्कर डाले है ना, जल में, ये जो जल है इसमें हम लोग क्या डालें, शक्कर। अब उसके बाद क्या किए, शक्कर को घोल लिए अच्छे से चम्मच की सहायता से, तो एक ये शक्कर और जल का घोल बन गया। अब ये जो चौथा वाला है उसमें हम देखते हैं, शक्कर और जल का जो घोल होता है उसमें हम लोग देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता, जल और शक्कर जो होता है वो अलग अलग दिखाई नहीं देता, मतलब उसका अवयव स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये विलयन का एक गुण प्रदर्शित किया इस घोल ने। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो घोल है, सॉरी यहाँ पर बना देता हूँ, ये जो घोल है जल और शक्कर का, इसमें हम लोग प्रकाश टॉर्च के द्वारा या लेज़र लाइट के द्वारा प्रकाश डालते हैं। तो प्रकाश जब डालते हैं तो प्रकाश का पथ इसमें दिखाई नहीं देता, ऐसे निकल जाता है। तो ये देखो दो गुण इसमें विलयन का मिल गया, एक तो दोनों के अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं और प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये शक्कर और जल का घोल विलयन है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है
किसी ठोस की द्रव में विलेयता, है ना, किसी ठोस की द्रव में विलेयता मतलब घुलनशीलता, द्रव में विलेयता, है ना, द्रव में विलेयता। सातवां प्रश्न क्या है, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इसमें भी हमको इसको क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। अब देखो, सबसे पहले तो हमको प्रश्न को समझ लेना चाहिए कि प्रश्न क्या है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो विलायक जो होता है उसमें जब तापमान बढ़ाते हैं तो उसके घोलने की क्षमता बढ़ती है, घटती है, क्या होती है, उसको हम लोग को देखना है। अब देखो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेडलाइन टॉपिक डाल देते हैं, क्या, किसी ठोस की द्रव में विलेयता, है ना, किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का प्रभाव। अब देखिए, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान का। तो क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे क्रियाकलाप का क्या रहेगा, दो बीकर लेते हैं हम लोग, है ना। 2 बीकर लेकर उसमें 100 ml जल लेते हैं, दोनों में 100 ml जल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, 1 बीकर में नमक तथा दूसरे में, अच्छा इसको मैं चित्र के द्वारा अच्छे से समझाऊंगा ना, तो देखते रहिए। 1 बीकर में नमक तथा दूसरे में शक्कर घोलते हैं, ठीक है, शक्कर घोलते हैं। अब देखिए इसके आगे, ये हो गया, घोल लिए। और तीसरा, अब तब तक घोलते हैं जब तक नमक और शक्कर का घुलना बंद न हो जाए। नमक और शक्कर का घुलना बंद ना हो जाए। अब देखो, तब तक घोलते हैं जब तक घुलना बंद ना हो जाए। घुलना जब बंद हो जाएगा, है ना, जब घुलना बंद हो जाएगा, है ना, जब घुलना बंद हो जाए तो स्प्रिट लैंप की सहायता से
स्प्रिट लैंप की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, जब घुलना बंद हो जाए तो स्प्रिट लैंप की सहायता से बीकर को गर्म करते हैं। है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद पांचवा है तापमान बढ़ने पर नमक और शक्कर अधिक मात्रा में घुलने, जो नहीं घुल रहा था वो घुलने लग जाता है ना। तापमान बढ़ने पर नमक और शक्कर घुलने लगते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले नहीं घुल रहा था पर तापमान बढ़ाया तो घुलने लगा, मतलब विलेयता बढ़ गया, घुलनशीलता। तापमान बढ़ने पर नमक और शक्कर घुलने लगे, है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर तापमान जब बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ता है तो तापमान के बढ़ने के साथ साथ विलेयता भी बढ़ती है। देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अतः, इसके आगे देखिए, अतः तापमान बढ़ने के साथ क्या प्रभाव पड़ता है उसको बता रहे हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ विलायक की विलेयता भी बढ़ती है ना। विलायक की विलेयता भी बढ़ती है। विलेयता भी बढ़ती है। ठीक है, विलेयता भी बढ़ती है। अब देखिए ये हो गया, है ना। अब देखो मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 बीकर लिए, है ना। अब उसके बाद क्या किए, 2 बीकर लिए, है ना। उसके बाद क्या किए, दोनों बीकर में 100 ml जल भर लिए। ठीक है, दोनों में 100 ml जल भर लिए। ठीक। अब उसके बाद क्या किए, एक में शक्कर एक में नमक घोले। ये जल है, एक में शक्कर घोले एक में नमक घोले, है ना। तो क्या होता है, कुछ समय बाद घोलते जाते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, घुलना बंद हो जाता है। ये देखिए, इसमें जल है और शक्कर मिल चुका है, इसमें नमक और शक्कर मिल चुका है। अब इसमें जल और शक्कर डालते हैं तो नहीं घुलता, कितने भी घुलने का प्रयास करें, इसमें कितना भी नमक डालने का प्रयास करें, घोलने का प्रयास करें, नहीं घुलता। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब इन दोनों को हम लोग स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं, इन दोनों को जब स्प्रिट लैंप की सहायता से जब गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म जब करते हैं तब फिर घुल जाता है। वो जो शक्कर नहीं घुल रहा होता है ना, और जो नमक नहीं घुल रहा होता है ना, पूरा घुल जाता है वो। मतलब क्या हुआ, देख, पानी जो है घोल नहीं रहा था उसको, है ना, पर जब तापमान बढ़ाया तो पानी उसको घोलने लगा, मतलब उसकी विलेयता बढ़ गया। तो यही तो बताना था तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी ठोस में द्रव की विलेयता पर तापमान का प्रभाव यह पड़ता है कि तापमान बढ़ने के साथ विलायक की विलेयता भी बढ़ जाती है, घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो इसको आप लोग क्या नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, इस पॉज करके। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को एक मोटिवेशन मिले, इसी तरीके के वीडियो हम लोग आगे भी बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां प्रश्न, है ना, 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न क्या है, विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर लिखिए, है ना। विलयन कोलाइड तथा निलंबन, इन दोनों को हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इन तीनों के बारे में पढ़ा है। तो हो सके तो एक बार पार्ट 2 भी देख लीजिएगा इस अध्याय का, है ना। तो देखिए, विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर लिखिए। चलिए तो अंतर लिखते हैं, तीनों में अंतर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए उत्तर क्या करते हैं, विलयन
कोलाइड, विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर इसमें क्या कॉलम बना लेते हैं ना। पहला वाला विलयन का कॉलम बना लेते हैं और दूसरा वाला बना लेते हैं कोलाइड का, है ना। और तीसरा वाला कॉलम क्या बना लेते हैं, निलंबन का। देखिए अब अंतर क्या क्या होता है इन तीनों में, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, विलयन, है ना। तो विलयन में पहला होगा कणों का साइज, कणों का जो साइज होता है इसमें, है ना, कणों का साइज, कणों का साइज या आकार भी बोल सकते हैं, 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है ना, होता है। ये विलयन का कणों का आकार है। और कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड में कणों का आकार या साइज भी बोल सकते हैं, कणों का आकार या साइज भी बोल सकते हैं ना, कणों का आकार 10 की घात -7 तथा 10 की घात -5 से बड़ा होता है, तथा 10 की घात -5 के बीच होता है ना, 10 की घात -5 के बीच होता है। मतलब कोलाइड के कण जो होते हैं वो विलयन के कण से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए निलंबन में क्या होता है, साइज कणों का या आकार कणों का, है ना। तो यहाँ पर देखिए निलंबन में क्या होता है, कणों का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है ना। कणों का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ठीक। ये पहला अंतर हो गया तीनों में। अब दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर है विलयन में, है ना। हम लोग देखें हैं जब विलयन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जब प्रकाश किरण गुजारते हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता या दिखाई ही नहीं देता। इसमें क्या होता है, ये पूर्ण पारदर्शी होता है ना, क्योंकि इसमें सभी विलयन, सभी अवयव अच्छे से मिल जाते हैं। तो दूसरा क्या होगा, पूर्णतया पारदर्शी होते हैं। विलयन क्या होते हैं, पूर्णतया पारदर्शी होते हैं। पूर्णतया पारदर्शी मतलब आर पार हम इसके देख सकते हैं, पारदर्शी होते हैं। विलयन क्या होते हैं, पूर्णतया पारदर्शी होते हैं। और कोलाइड क्या होते हैं, प्रभासी होते हैं, है ना, प्रभासी होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, प्रभासी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद निलंबन क्या होता है, आसानी से देखे जा सकते हैं। निलंबन में जो कण होता है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं ना। जैसे रेत और जल को मिला दिया तो आसानी से देखेंगे ना, रेत है और जल मिला हुआ है करके, जल और रेत मिला हुआ है, मतलब मिलता तो नहीं, इसीलिए हम देख पाते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, अपना निलंबन का क्या होगा, आसानी से देखे जा सकते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं। है ना। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें अच्छे से क्या हो जाता है, जिस अवयव होता है वो मिल जाता है ना, समांगी मिश्रण होता है, इस कारण ये समांगी मिश्रण होते हैं, है ना। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के बारे में भी पढ़े थे। कोलाइड क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना, विषमांगी मिश्रण होता है।
विषमांगी मिश्रण होता है। अब देखिए निलंबन। निलंबन क्या होता है? ये भी विषमांगी मिश्रण ही होता है। विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब देखिए चौथा, विलयन जो होते हैं, विलयन के कण क्या होते हैं? जब हम उसको छन्ना पत्र में डालते हैं ना, तो उसके अवयव अलग अलग नहीं होते, वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो चौथा क्या होगा? विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। ठीक है। कोलाइड का देखते हैं, है ना। कोलाइड के जो कण होते हैं, कोलाइड के कण भी क्या होते हैं? कोलाइडों के कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, है ना। कोलाइडों के कण भी छन्ना कागज से गुजर जाते हैं। कोलाइडों के कण छन्ना कागज से गुजर जाते हैं। ओके। अब लास्ट देखते हैं निलंबन का चौथा। तो इसमें क्या होता है? ये छन्ना कागज से पार नहीं निकल पाते हैं ना। निलंबन के कण जो है, निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल पाते, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन, विलयन, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर। अब इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका अंतर या अच्छे से नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा देता हूँ। नौवां क्वेश्चन है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आप कैसे अंतर करेंगे, है ना। समांगी तथा विषमांगी, समांगी तथा विषमांगी, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आप कैसे अंतर करेंगे, ये पूछ रहा है हमको। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, अच्छे से इसको समझिएगा। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आप कैसे अंतर करेंगे, कैसे अंतर, मतलब इसमें अंतर लिखना है हमको। समांगी और विषमांगी मिश्रण में कैसे अंतर करेंगे। अब देखिए, तो इसका अंतर देखते हैं। समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में भी हम अच्छे से दूसरा पार्ट में पढ़ चुके हैं इसके, है ना। और ये आज हम लोग चौथा पार्ट है ये, और कल से नया जो है हमारा चैप्टर अध्याय 3 स्टार्ट होगा। खैर देखिए आगे इसमें समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर देखते हैं।
समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो इसमें भी 2 कॉलम बना देते हैं। एक मेरा हैगा हमारा समांगी मिश्रण के बारे में, है ना। ये सबसे अच्छा अंतर लिखने का टेक्निक है, इससे अच्छे से समझ पाता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर आता है इसमें। तो पहला अंतर है हमारा समांगी मिश्रण में क्या होता है, इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग घटकों जो भी होता है उसको एक समान मात्रा में हम लोग घोलते हैं। इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किया जाता है। और विषमांगी में क्या होता है, समान रूप से मिश्रित नहीं किया जाता है ना। तो क्या होगा, इस मिश्रण में अलग अलग घटकों को समान रूप से मिश्रित नहीं किया जाता है। समान रूप से मिश्रित नहीं किया जाता है ना। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर क्या होगा, इसके जो समांगी जो मिश्रण होता है उसके अवयवों को हम भौतिक रूप से अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। तो दूसरा अंतर ये हो जाएगा। और विषमांगी में भौतिक रूप से अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा अंतर ये है। ठीक है, तो इसको भौतिक रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसको भौतिक रूप से, क्योंकि हम लोग इसके अवयवों को देख नहीं पाते, इसको भौतिक रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता, नहीं बांटा जा सकता। ठीक, इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, इसको भौतिक रूप से भागों में बांटा जा सकता है। इसको भौतिक रूप से भागों में बांटा जा सकता है। अब थर्ड देखते हैं। इसमें जो अवयव होते हैं उसको हम लोग आसानी से नहीं देख पाते समांगी मिश्रण पर। विषमांगी मिश्रण के अवयवों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं शक्कर और जल को घोल दूंगा तो अलग अलग दिखाई नहीं देगा, पर शक्कर और रेत और जल को घोलूँ तो अलग अलग दिखाई देगा, रेत और जल, है ना। तो ये होता है इसमें। यहाँ पर थर्ड जो होगा हमारा, घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता, या अवयवों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और इसमें थर्ड क्या होगा, इसमें आसानी से देख सकते हैं, है ना। घटकों को
आसानी से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथा हम अंतर यहाँ पर देखते हैं। तो चौथा अंतर हम क्या ले सकते हैं इसमें घटकों को आसानी से देखा नहीं जा सकता और अलग भी नहीं किया जा सकता। चौथा क्या लिख सकते हैं, घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके जो घटक होते हैं उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें चौथा होगा, इसमें घटकों को आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना। इसको जो भी मिला रहता है उसको अलग अलग कर सकते हैं। घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है, को आसानी से अलग किया जा सकता है। देखिए एक और पांचवा भी हम लोग लिख सकते हैं। पांचवा अंतर, इन दोनों का जो उदाहरण है उसको पांचवा अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं उदाहरण, इसका पांचवा उदाहरण लिख लेते हैं ना। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा, जल और शक्कर का विलयन, जल और नमक का विलयन भी ले सकते हैं। जल और नमक का विलयन, ठीक है, हम मिश्रण करके भी ले सकते हैं भाई। और विषमांगी मिश्रण में उदाहरण क्या ले सकते हैं, है ना। विषमांगी मिश्रण उदाहरण इसका सबसे अच्छा है रेत और जल का मिश्रण। रेत और जल का मिश्रण, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये था हमारा 9वां और लास्ट क्वेश्चन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छे से देख लीजिए। अब ये जो था हमारा पाठ 2, पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार अध्याय 2, ये हमारा समाप्त हुआ। डेली ये जो हमारा क्लास है यूट्यूब पर 8 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। डेली 8 बजे आप लोग इसे देखा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप 9वीं कक्षा में हो, साल भर आपको पढ़ना है और हम आपको साल भर पढ़ाते रहेंगे, ठीक। कोर्स कंप्लीट करवाएंगे आपका यूट्यूब में। तो नेक्स्ट जो है कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रोज़ सुबह 8 बजे आता है। तो कल के सुबह 8 बजे क्या होगा, अध्याय 3 परमाणु संरचना हम लोग देखेंगे। परमाणु बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, परमाणु संरचना। अगर आप लोग साइंस सब्जेक्ट लेने वाले हैं 11th और 12th में, तब तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। मैथ्स या बायो जो लेने वाले ना, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं उनको तो ज़रूर कल का जो हमारा वीडियो है होगा उसको देखना चाहिए, है ना। अध्याय 3 परमाणु संरचना, कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल के वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।